एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रश्न 22 तक हल करके दिखाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो प्रश्न 23 है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखने से पहले यदि आपके पेरेंट्स आपको वीडियो देखने के लिए मना करते हैं तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 23 का प्रश्न 23 का आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमको प्रश्न 23 का क्या दे रखा है कि 1/7 का मान आपको दे रखा है। 1/, आपको ये मान दे रखा है, और इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन का मतलब क्या है, ये पूरा 6 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको किसका मान निकालना है, आपको 2 गुणा 7 का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, 2 गुणा 1/7, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, और जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो ठीक। आप इसको खोल के लिखेंगे तो खोल के भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल आप इसमें 2 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप 2 का गुणा कर सकते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे, देखो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 10, हासिल का 1 हो गया 11, हासिल लगा 1, 2 16, हासिल 1 17, 17 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, दशमलव की जगह दशमलव, शून्य की जगह शून्य। और अगर आप देखेंगे तो यही अंक बार बार रिपीट हो रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये हटाएंगे, ये सवाल आपने देख लिया, इसका मतलब क्या है, अगर आप ये हटाएंगे यहाँ से तो आपको ये ही बार बार, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, अगर आप ये हटाएंगे तो इसको आपको बार बार यही लिखना पड़ेगा। कितने टाइम तक, अनंत टाइम तक आपको बार बार यही लिखना पड़ेगा। 6 अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे, बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज दोबारा आती रहेगी, यहाँ शुरू होगी, मतलब ये हटाएंगे तो 2 8 7 1 4, 2 8 7 2 8 7 1 4 बार बार आता रहेगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपको क्या है, जो खा आपको लिखा हुआ है 4 7 दशमलव के बाद, और इसको मैं x मान लेता हूं, और 7 के ऊपर लाइन है। 7 के ऊपर लाइन का मतलब क्या है, 7 के ऊपर लाइन का मतलब है कि 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। मैंने आपको बार बार बताया है, जिसके ऊपर लाइन है वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में इसमें मैं 10 का गुणा कर दूं, एक में मैं 10 का गुणा करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 10x आएगा, और पहले मैंने जैसे किया था ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। आप पीछे वाला हिसाब देखें तो ये कंडीशन मेरे पास कुछ आ रही होगी। 4 बार लिखना है, आप 4 बार लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 5 बार लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए अनंत तक लिखना है, ठीक है। कितनी बार लिखिए अपनी सुविधा के अनुसार। अच्छा, अभी मैं इस इक्वेशन को अगर 100 से, इसी इक्वेशन को 1 को 100 से गुणा करता हूं, 100 से, तो ये तो हो जाएगा 100x, और ये वाला जो ये है, ये दशमलव 2 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं 7 जितने लिखना चाहूं उतने लिख सकता हूं क्योंकि अनंत है। अच्छा, ये समीकरण मैं 2 मान लेता हूं, और ये समीकरण मैं 3 मान लेता हूं। अगर मैं अब
समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाता हूं, मतलब 100x बराबर 47.777 और 10x 4.77। मैं साथ अपनी स्वेच्छा के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है। तो 100 में से 10 गए, डायरेक्ट मैं 90x लिख रहा हूँ। अच्छा, ये आप मैं समझ चाहे लगा सकते हैं। 7 में से 7 गए, मतलब ये तो 7 के ऊपर 7 है, 0 0 0 आता चला जाएगा, 0 0 आता चला जाएगा। और 7 में से 4 गए 3, और यहाँ तो कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा सकता हूँ। 4 में से 0 गया 4, ठीक। और ये 0 मैं मिटा सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 90 बराबर 43। 90 बराबर 43 ये मैं मिटा सकता हूँ। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 43/90, 43/90। x का मान क्या हो जाएगा, 43/90, 43/90, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। मैं एक एक चीज, अगर व्यूअर्स मेरे पढ़ेंगे तो मैं एक एक चीज डिटेल में धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, √3 + 3 मतलब गुणनखंड, गुणा ही करना है एक प्रकार से, और ऐसा हम कर चुके हैं, ऐसा हम, तो मैं इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। एक क्या है, जैसा ये लिखा है वैसा ही ये लिखा है, जैसा ये लिखा है वैसा ये लिखा है, बीच में प्लस माइनस है, मतलब साइन का डिफरेंस है। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, जब a + b और a - b मुझे मिल रहा हो, तो इसका आंसर क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अच्छा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 को 2 बार गुणा कर दिया, 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो गया 3, बीच में माइनस साइन लगा है, आंसर आ गया 6, आंसर आ गया 6। तो आंसर आ गया 6, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं इसका आखिरी खंड करने जा रहा हूं, इस सवाल का आखिरी खंड करने जा रहा हूं, जिसमें मुझे परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण करना है, खंड घ। इसका परिमेयीकरण, परिमेयीकरण क्या, जो संख्या, जो नंबर रूट के अंदर होते हैं, रूट के अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनके गुणनखंड इस प्रकार के होते हैं कि उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें परिमेयीकरण में हर से रूट हटाना है, रूट हटाना है। तो मैं कैसे इसका परिमेयीकरण कर सकता हूँ, मैं इसका परिमेयीकरण तभी कर सकता हूँ जब मुझे रूट हटाने में कुछ मल्टीप्लाई करूँ। जब मैं इसमें से इसका गुणा करूँ तो क्या होगा, जब मैं इसका गुणा करूंगा तो ये देखो पहले बार की तरह a है, b है, दोनों एक जैसे हैं, बीच में प्लस माइनस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा और √6 का भी स्क्वायर होगा, और बीच में साइन आएगा माइनस का, ठीक। तो क्या कंडीशन बनेगी, √7 का जब स्क्वायर हुआ तो मेरे पास 7 आ गया, और 6 का स्क्वायर हुआ तो 6 आ गया, ये हो गया माइनस। तो कहने का मतलब है ये एक तो हो गया, और एक को लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं किसी भी संख्या में अपनी मर्जी से गुणा नहीं कर सकता। अगर मैं गुणा करूंगा तो मुझे भाग भी करना पड़ेगा। तो मैं जब यहाँ नीचे गुणा कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा सेम, क्योंकि इसको जब मैं काटूंगा तो एक ही तो हो जाएगा भाई, इसको जब मैं काटूंगा दोनों एक जैसे हैं, तो जो मैंने गुणा किया वही भाग कर दिया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज ऊपर लिखी रहेगी, ऊपर लिखी रहेगी। हाँ कोई बात नहीं, ऊपर लिखी रहने दो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये चीज ऊपर लिखी रहेगी, और किसी चीज का अगर हर एक है तो हम उसको मिटा देते हैं, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा हर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है,
हर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमारा यह सवाल नंबर 23 भी पूर्ण हुआ। सवाल नंबर 23 भी पूर्ण हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 23 भी पूर्ण हुआ। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पे ये सवाल नंबर 24 देख सकते हो। चलो, सवाल नंबर 24 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सवाल नंबर 24 आपको एक दे रखा है, बताया गया है कि देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम ऐसा सवाल कर चुके हैं। 24 जो सवाल है, आपको px, मैं px मान लेता हूं, उसको क्या दे रखा है, px क्या दे रखा है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। इसको जब भाग किया हमने किससे, इसको px को भाग करना है हमको x माइनस a से। ठीक, x माइनस a से भाग करना है। तो भाग तो हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, हम डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं और इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोग भाग करते थे इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं, और जिस तरीके से हमने पिछले प्रश्न में किया था वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। तो हमने भाजक, ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक। भाजक की जगह भाजक लिखा, भाज्य की जगह भाज्य लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमारा शेषफल आएगा और यहाँ पे हमारा भागफल आएगा। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूं मुझे एक्स क्यूब, यहाँ पे मुझे एक्स क्यूब मिला हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, एक्स माइनस ए। तो मुझे इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए। तो जो ये मैंने गुणा किया है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मुझे क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस क्या, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक, मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। आप देखेंगे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कट गया, क्या बचा मेरे पास, 6x माइनस ए। अब मुझे 6x के लिए गुणा करना पड़ेगा। जब मैं x माइनस ए में किसका गुणा करूँ कि मुझे 6x मिल जाए, तो मैं 6a का मल्टीप्लाई करूँ, मुझे मिलेगा 6x माइनस ए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 6 का गुणा करूँगा तो मुझे मिलेगा 6x माइनस ए, सॉरी 6a, क्या मिलेगा 6a। अब मैं माइनस के करने के लिए साइन की बदली करूँगा तो क्या हुआ, ये तो कट गया और ये क्या आ गया, 6a में से एक ये गया, आंसर आ गया 5a। तो शेष फल हमारा क्या हो गया, शेष फल हमारा हो गया हमारा 5a। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आपको खास सवाल के लिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं खास सवाल आपको करवाता हूं। अच्छा, एक सवाल में पहले जब मैंने शेषफल निकाला था तो मैं ऐसे भी शेषफल निकाल सकता था कि मैं, जैसे मैंने पिछली बार किया था, x माइनस ए बराबर 0 पुट किया तो x को a, मतलब शेषफल मेरा ये भी हो सकता है। मतलब जब मैं a रखूंगा, इसमें a रखूंगा तो x की जगह a रख दूंगा तो क्या आएगा, a क्यूब, ठीक है, माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस, इसकी जगह हमें a रखना है, x की जगह मैंने a रख दिया। तो आप देखो क्या हो गया, ये a क्यूब है, ये भी a क्यूब हो गया और 6a माइनस a क्या हो गया 5a, ये आपस में कट गया
आंसर क्या आ गया? आंसर मेरा आ गया 5 है। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, परिमेय वाली थ्योरम है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अगला सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या है। आपको एक 2 चर की समीकरण दे रखी है, 2x 3y बराबर k, ये आपको समीकरण दे रखी है और आपको k का मान निकालना है। पहली बात क्या है, हल। मैंने क्या बताया था, हल का मतलब है x और y के मान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हल दे रखा है। हल क्या होता है, x और y के मान रखने हैं। तो x और y के मान रखोगे तो आपको हल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे k दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये k दे रखा है, तो यहाँ पे x और y का मान निकालना नहीं है, x और y का मान आपको दे रखा है। x बराबर 2 और y बराबर 1। जब ये आप पुट कर देंगे, आप रख देंगे, तब आपको k का मान मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, समीकरण का हल है, समीकरण का एक हल है। समीकरण का क्या है, हल है, समीकरण का हल है। अतः देयरफॉर x को 2 रखने पर और y को 1 रखने पर, और जो बीच में प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, हमको k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 होता है 4 और 3 गुणा 1 होता है 3 बराबर 7। तो ये हो जाएगा 7 बराबर k। चाहे इक्वेशन ऐसी लिखी हो या ऐसी लिखी हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे k का मान हमको मिल चुका है। k का मान क्या है, k का मान है 7। तो अगर कोई पूछे अब समीकरण क्या बनी, अतः समीकरण क्या बनी, 2x + 3y और k की जगह हम लोग रख देंगे 7। ये समीकरण बनी और ये समीकरण है, इसके अनंत हल होंगे, ठीक है, अनंत हल होंगे। अब हम सवाल नंबर 25 करेंगे, जो कि इस प्रश्न पत्र का आखिरी सवाल है। तो आपका सवाल नंबर 25 जो कि आखिरी सवाल है, और अगर आप इस तरीके से आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मैं प्रश्न पत्र हल कर रहा हूँ, तो ये प्रश्न मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि आप और भी प्रश्न उससे आप इसी तरीके से यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे और छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कोरोना काल में हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई और बच्चों का पढ़ाई का स्तर बहुत कम है। तो मैं छोटी से छोटी चीज़ लेके आगे बढ़ूँगा। यदि मुझे 50 से 100 स्टूडेंट मिल गए, तो ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 से 100 स्टूडेंट मिल गए तो मैं आपको रेगुलर बेस पे क्लास दूँगा और पूरी तैयारी करेंगे। +9 से आगे बढ़ते हुए 10वीं क्लास से आगे बढ़ते हुए और आगे भी चीज़ें ऐसे ही निरंतर चलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सहमत हैं तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि हम लोग एक दिन ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे 25 सवाल, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है। 25 आप देख सकते हो क्या है, 25 की घात 3/2 गुणा 16 की घात 3/4 और 8 की घात। ये सवाल सॉल्व करने में तो बड़ा ही आसान है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि ये 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 5,
इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो क्या हुआ आप देखो 5, 2, 3/2, 4। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ अगर गुणनखंड करना आता है 9वीं क्लास के बच्चों को, ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखने आना चाहिए। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 की घात 3। इस 5 से 5 ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 की घात 5। इस 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा 2 की घात 3। और इस 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 2 की घात 4। ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा, ये है 5, ठीक है, ये है 5, 5 कितना गुना होगा, ठीक है। तो 5 की घात 3 क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 125। 3 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कितना आएगा 243। 243। लेकिन क्या कोई गड़बड़ हुआ है, ओ सॉरी, गड़बड़ ये हुआ है, इस 5 से 5 कटेगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा। ये हम थोड़ी जल्दी कोई गड़बड़ कर रहे हैं, क्या आएगा ये 3 ही आएगा। देखो 5 से 5 कटा तो ये क्या आएगा 3 ही आएगा, है हाँ ठीक है 3 आएगा, ये थोड़ी गलती हो गई। तो ये क्या है, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा मेरे पास 27 और नीचे क्या होगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो मैं इसको गुणा कर सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस 125 को ऐसे लिखूँ, कैसे लिखूँ, 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और मैं यहाँ पे 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो गया, नीचे आ गया 2 की घात 10, मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 की घात 3। और ये क्या हुआ 10, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, मतलब क्या हो गया 2700। ये भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है। और इसको काट के भी आंसर लिख सकते हैं, मतलब क्या है, हम इसको अगर यहाँ पे ये करना चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं 125 इंटू 27 और 2 की घात 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 27 पंजे कितना होता है 127 पंजे 175, 175 हासिल लगा 17, 27 दूनी 54, 54 61, 71 हासिल लगा 7, ये हो गया 34। और 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है 128। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर पूर्णतः सही है, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर, गुणनखंड। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं क्लियर होगी, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो मैं डायरेक्ट पेपर हल कर रहा हूँ, पेपर भी मैंने काफ़ी डिटेल में हल किया है, तब भी 1.5 घंटे में हल हो गया हमारा पेपर। जबकि हम जब पढ़ेंगे तो इसमें कई क्लासेस लग जाएंगी। तो अब हम गुणनखंड करेंगे इसको। प्रश्न 2 गुणनखंड है, एक है मेरे पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अगर आता है तो काफ़ी इजी है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं x को इस 7 को 4 प्लस 3 लिखूंगा, तो
तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 12x² माइनस 4x प्लस 3x होगा। क्या होगा? प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूँगा, अगर 4x कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस x, और अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 1। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं दोनों को एक बार लिख लूँगा और देखने में तो काफ़ी आसान है और रेडी में आसान है, लेकिन मैंने सवाल ये उठता है यहाँ पे 7 को 4 + 3 क्यों लिखा? सवाल ये उठता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं अगेन आपको जो मैंने बताया है, आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, इतनी आसानी से ये नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x², इसको हमने ऐसे लिख लिया, x जाहिर सी बात रहेगा, ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास 3x माइनस 4, यहाँ पे -1 कॉमन लिया 3x माइनस 4। अब क्या प्लस है, प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, देखो दोनों एक जैसे हैं, सॉरी 4, ये दोनों एक जैसे हैं तो 3x माइनस 4 और यहाँ पे x + 1, ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। देखने में काफ़ी इजी है, काफ़ी सरल है और रियली में सरल है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो अगर आपके अभिभावक चाहते हैं कि आप इस माध्यम से पढ़ाई करें, आप पर कोई बाध्यता नहीं है, यू आर नॉट फोर्स्ड टू वॉच दिस वीडियो। अगेन आई एम टेलिंग यू, सो नोबडी विल कंप्लेंट। कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि हमारे स्कूल में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, नहीं, ये आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि आप ये वीडियो देखें। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप इस तरीके से देख सकते हैं तो देखें, अन्यथा आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं इस वीडियो को न देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।